हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ना। हमने बताया था कि वेक्टर को जोड़ने का लॉ जो है दो है, एक ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो गया, तो बोलेंगे ये कोई एक्स्ट्रा लॉ नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ का ही क्या है, आपका एक्सटेंशन है ना। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखते हैं, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। ये क्या है, एक्सटेंशन मतलब विस्तार होता है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या करते थे, दो वेक्टर को ऐड करते थे। यदि दो से ज़्यादा वेक्टर आ गया, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, है ना, दो से ज़्यादा कितना भी वेक्टर आ गया तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा लॉ लगाएंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया बच्चा, है ना। क्या लगाएंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखते हैं ये क्या कहता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखेंगे टू ऐड नंबर ऑफ वेक्टर्स पुट टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, put tail of second vector on head of first vector, then put tail of third vector on head of सेकेंड वेक्टर एंड सो ऑन मतलब इसी तरह से। एंड ज्वाइन फ्री टेल विथ फ्री हेड, free head by an arrow and head of this arrow over free head, then this arrow means vector, this arrow gives resultant or sum of all vectors, है ना। क्या बोला बच्चा, है ना, टू ऐड नंबर ऑफ वेक्टर, है ना। ढेर सारा वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखेंगे, फिर थर्ड वेक्टर के टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड पे रखेंगे, और इसी तरह से क्या करना है, हेड पे टेल रखते जाना है। जब आपका वेक्टर ख़त्म हो गया तो, है ना, फ्री टेल से फ्री हेड को एक एरो से जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ना है कि दिस एरो का, है ना, हेड जो होगा आपका फ्री हेड के ओवर होगा, है ना। तो आपका दिस एरो गिव्स रिजल्टेंट और सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ढेर सारा वेक्टर लेते हैं, मान लेते 4 वेक्टर ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मानना कि एक ए वेक्टर है आपका, ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, और ये आपका कौन सा वेक्टर है, डी वेक्टर है। ये आपका डी वेक्टर है। अब ये चारों वेक्टर को क्या करना है, जोड़ना है ना। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, है ना, जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पहला वेक्टर ए है, इसके हेड पे, है ना,
सेकेंड वेक्टर का टेल को रखेंगे, है ना, तो हेड पे टेल रखना, ये सेकेंड वेक्टर आपका बी हो गया। अब सेकेंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर का टेल को रखेंगे, तो हमने रख दिया ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया। फिर सी के हेड पे है ना फोर्थ वेक्टर का टेल को रख दिए, तो आपका ये कौन सा वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया, ये आपका डी वेक्टर हो गया। अब देखो फ्री टेल कौन सा है, ये फ्री टेल है और ये फ्री हेड। फ्री टेल से फ्री हेड को एक एरो से हम लोग यहाँ पे जोड़ लिया। अब यही एरो जो होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, आपका ये चारों का क्या होगा, ये सम होगा। समझ में आया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या करते थे, हेड पे टेल को रखते थे, यहाँ पर भी हेड पे टेल जितना वेक्टर है सबको रख दिए, और जब आपका वेक्टर खत्म हो गया तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर को हेड को जोड़ दिए एक एरो से, और एरो का एड है ना वेक्टर के लास्ट वेक्टर के हेड के ओवर होना चाहिए, तो यही एरो जो होगा आपका सारा का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड है ना, देखेंगे कैसे बेस्ड है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। ध्यान देंगे बच्चा, हमने अभी 4 वेक्टर लिया था, ये आपका ए वेक्टर था और ये आपका बी वेक्टर था कि नहीं बच्चा, है ना। तो अब ए और बी, ए के सर पे बी का पूंछ रखा हुआ है, तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसके सर पे हम लोग रख देते हैं सी वेक्टर बच्चा। तो अब ये ए प्लस बी वेक्टर के सर पे सी वेक्टर का पूंछ है, तो ये वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा बच्चा, इस वेक्टर का नाम हो जाएगा, ये जो वेक्टर है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए प्लस बी वेक्टर में आपने क्या जोड़ दिया, सी वेक्टर। अब ये ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर हो गया, इसके सर पे आप डी वेक्टर का है ना पूंछ को रख दिया, तो यही जो वेक्टर हो गया आपका, ये किसका सम हो गया, ए प्लस बी, है ना, इसमें जुटा था सी और इसमें जुट गया आपका क्या चीज, डी। तो यहाँ पे कितना बार ट्रायंगल लॉ लगा, एक बार यहाँ लगा, फिर इसका सम ये हो गया, फिर इसका सम ये हो गया, तो यहाँ पे आपका 3 बार ट्रायंगल लॉ लगा और फिर आपका बन गया पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन क्या है, ये ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। कुछ नहीं करना है, हेड पे टेल रखते जाओ, आपका वेक्टर खत्म, है ना। तो वेक्टर जैसे ही आपका खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे कि जो है ना फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ दो एरो के थ्रू, और एरो जो है एरो का हेड है ना फ्री हेड के ओवर होना चाहिए, तो यही लास्ट एरो जो है ये आपका सबका क्या हो जाएगा, सम होगा, है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग इस पे करते हैं। जैसे आपको मान के चलो ये वेक्टर ए दे दिया, ये वेक्टर आपका बी दे दिया, ये वेक्टर आपका सी दे दिया और ये वेक्टर आपका डी दे दिया, तो बोलेंगे इसमें कौन किसका जोड़ है ना। तो चलो हम लोग देखें, सेम ऑर्डर वाले को खोजेंगे, तो सेम ऑर्डर में कौन है, ए बी सी यहाँ तक आ गया, तो इस तीनों का जोड़ आपका ये वेक्टर जो है आपका क्या है, डी वेक्टर जो है ए बी सी का क्या है, सम है। ए बी सी का आपका क्या है, चलिए सेम ऑर्डर में कौन है, ए वेक्टर के सर पे बी वेक्टर का पूंछ रखा हुआ है, बी वेक्टर के सर पे सी वेक्टर का पूंछ रखा हुआ, तो यही डी वेक्टर जो होगा, ये डी वेक्टर यही कुछ नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी का सम है। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से हम लोग खोज के लिख देंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चा, है ना। जैसे कि हमको दे दिया ये ए वेक्टर दे दिया, ये आपका बी वेक्टर दे दिया, ये आपका सी वेक्टर दे दिया, ये आपका डी वेक्टर दे दिया, ये आपका ई वेक्टर दे दिया और ये आपका वेक्टर जो दे दिया है एफ वेक्टर है। तो पहले सेम ऑर्डर वाला खोजेंगे हम लोग, देखेंगे सेम ऑर्डर में कौन कौन है, ए बी सी डी ई तक सेम ऑर्डर में है, तो यहाँ से यहाँ तक सर पे पूंछ सवार है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा है ना फ्री टेल से फ्री हेड को जोड़ा, तो ये एफ वेक्टर कुछ नहीं है, ये ए बी सी डी ई का जोड़ है। मतलब ये एफ वेक्टर जो है यही क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस है ना डी प्लस ई वेक्टर का सम है ना। ये एफ वेक्टर और कुछ नहीं, ये सारा का क्या है यहाँ पे सम है।
ठीक है। तो ये था आपका क्या चीज, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कोई फार्मूला नहीं है ना, इसलिए फार्मूला नहीं कि ज्योमेट्री हम लोग जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले थे, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड निकालना था, सारा वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड है ना, तो ये एफ वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो किसी भी ज्योमेट्री लगा करके इसका लेंथ निकाल लेना है ना। तो ट्रायंगल का ज्योमेट्री आसान था, इसीलिए हम लोग उसका फार्मूला बता दिए, और इसमें कोई फार्मूला नहीं है ना, कोई फार्मूला आपका यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपका पॉलीगन 2-3 वेक्टर के लिए अलग फार्मूला बनेगा, 4 वेक्टर के लिए 5 वेक्टर, ढेर सारा फार्मूला याद करते करते आप लोग परेशान हो जाएंगे। इसमें कोई फार्मूला नहीं, आप लोग लिख लेंगे ये है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ नहीं करना है, सर पे पूछ रखते जाना है, और जब आपका वेक्टर खत्म हो गया तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ दो, है ना, वही वेक्टर जो है बाकी सबका क्या हो गया, सम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या है। तो जीरो वेक्टर हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और मैग्नीट्यूड जीरो। वेक्टर को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, है ना। जब एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो का लेंथ क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है, एरो का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा एरो बताना है जिसका लेंथ क्या हो, जीरो हो, चूंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरो नहीं बनेगा, पॉइंट, और पॉइंट का अपना कोई डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन है ना, डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है। तो लिखेंगे जीरो वेक्टर, द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, द vectors of zero magnitude and having not definite direction are known as zero vector। हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, द वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, है ना, जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर एंड हैविंग नो डिफिनिट डायरेक्शन, है ना, जिसके पास डिफिनिट डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। जीरो वेक्टर का कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो। इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल ऑफ जीरो वेक्टर, सिंबल ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का सिंबल क्या होगा, हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जीरो लगा करके एरो लगा देंगे, है ना, जीरो लगा करके हम लोग क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। देखेंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को आप जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, बोलेंगे जीरो वेक्टर। ज्योमेट्रिकली देखते हैं, मान लेते हैं ये आपका ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर में कौन सा वेक्टर जोड़ना है, माइनस ए वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर कौन सा हो जाएगा, मान लेते हैं ये आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेड पे टेल को रखते हैं। तो माइनस ए वेक्टर कौन हो जाएगा, ये आपका माइनस ए वेक्टर हो गया, ये आपका माइनस ए वेक्टर। तो ये माइनस ए वेक्टर के हेड पे माइनस ए वेक्टर का पूंछ सवार है, तो यहीं तक पहुँच गया। अब फ्री टेल से फ्री हेड को जोड़ोगे तो ये कितना मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो जाएगा, कितना लेंथ का वेक्टर होगा, जीरो। इसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर है। ठीक है, ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ये ए वेक्टर है आपका, ये आपका बी वेक्टर है, और ये आपका सी वेक्टर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेड पे टेल है ना, हेड पे टेल, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल है, बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर का टेल है। तो यहाँ से चला था और यहाँ पहुँच गया। पॉलीगन लॉ से करेंगे, है ना, फर्स्ट वेक्टर मान लो ए है, लास्ट वेक्टर सी है, तो इस दोनों को जोड़ोगे तो ये जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ जाएगा। मतलब बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, जीरो। यदि आपका हेड टेल करते करते वेक्टर यदि जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाए तो सारा वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, और ये आपका कौन सा वेक्टर है, डी वेक्टर है, ये आपका डी वेक्टर है। तो सारा का सम क्या हो जाएगा, बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस
डी, ये सारा का सम क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि जहाँ से चला था वहाँ से 0 मीन्स 0 वेक्टर। याद रखेंगे वेक्टर का सम वेक्टर ही होता है, इसीलिए यहाँ पे 0 वेक्टर को डिफाइन किया। मान लो 2 वेक्टर को जोड़ने से वेक्टर है ना आपका क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या हो गया यहाँ पे 0, मतलब 0 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो गया। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 0 वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि वेक्टर का सम आपका वेक्टर होता है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख रहे हैं बच्चा। आप लोग जो है, आप लोग के पास एच सी वर्मा की बुक होनी चाहिए, वॉल्यूम फर्स्ट तो होनी ही चाहिए अभी 11th के लिए, है ना। मतलब एच सी वर्मा का जब आप बुक खरीदने जाएंगे तो दोनों वॉल्यूम खरीद लेंगे, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम। और एनसीईआरटी तो चाहिए ही चाहिए रेफरेंस के लिए, उसको देखते रहना है, लेकिन पढ़ना है, फॉलो करना है एच सी वर्मा को। और आपका असाइनमेंट है ना, आप ऐप पे जा करके आप असाइनमेंट में चले जाएंगे, स्टडी मटेरियल में चले जाएंगे, वहाँ पे आपका असाइनमेंट दिया हुआ है, उसको भी आप देखते रहेंगे। चलिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, ये आपका डी वेक्टर है, ये आपका ई वेक्टर है, और ये आपका एफ वेक्टर है। और यहाँ पे बोल दिया हमको निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो बोलेंगे कि आपका ए से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई यहाँ तक पहुँचे, सेम ऑर्डर में था। चलो यहाँ तक तो सेम ऑर्डर में था, लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो गया। यदि इसका भी ऑर्डर इधर ही रहता तो सारा का सम क्या हो जाता, यहाँ पे 0 हो जाता, मतलब 0 वेक्टर होता, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, तो चलो पॉलीगन हम लोग पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यहाँ तक के वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, ये एफ वेक्टर हो जाएगा। मतलब ये वाला वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, एफ। तो एक एफ हो यहाँ हो गया, दूसरा एफ भी यहाँ हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2f हो गया। मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का सम आपका यहाँ पे 2f हो गया, है ना। तो चलिए इसको फटाफट पॉज करके लिख लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। टू ऐड एनी टू वेक्टर, टू ऐड एनी टू वेक्टर्स, पुट tail of either vector, tail of either vector on tail of other vector। याद रखना है बच्चा, ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या करते थे, हेड पे टेल रखते थे, किसी एक वेक्टर का टेल को दूसरे वेक्टर के हेड पे रखते थे। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में क्या बोलता है कि आप टेल से टेल को मिलाओ, है ना। एक वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर का टेल को रखो। देखो, टू ऐड एनी टू वेक्टर पुट टेल ऑफ आइदर वेक्टर ऑन द टेल ऑफ अदर वेक्टर एंड फॉर्म पैरेललोग्राम। And form parallelogram. Then one of two diagonals, one of two diagonals give sum of two vector and other diagonal gives
subtraction of two vector, subtraction of two vectors। ठीक है, क्या बोला बच्चा, याद रखेंगे क्या बोला कि टू ऐड एनी टू वेक्टर पुट टेल ऑफ आइदर वेक्टर ऑन द टेल ऑफ अदर वेक्टर, है ना। किसी एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल पे रखना है एंड फॉर्म पैरेललोग्राम। क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। मतलब क्या है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, है ना। समांतर चतुर्भुज बनाना है। देन आपका समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का दो डायगोनल होता है, एक डायगोनल आपका सम देगा और दूसरा डायगोनल आपका डिफरेंस देगा, सब्सट्रैक्शन देगा, है ना। एक डायगोनल आपका सम देगा या एडिशन देगा। देखेंगे, मान लेते हैं हमको दो वेक्टर दे दिया, एक वेक्टर हमको ए दे दिया है और एक वेक्टर हमको बी दे दिया है। ठीक है, आपका ये वाला बी वेक्टर दे दिया है। हमको क्या बोला, इस दोनों वेक्टर को क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, क्या बोला, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। याद करेंगे, एक वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर को टेल को रखना है, टेल से टेल को मिलाना है ना। तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर का टेल यहाँ है, बी को आपने यहाँ से उठाया इसके टेल पे रख दिया, तो ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया बच्चा, ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब क्या करना है बच्चा, ध्यान से देखेंगे। अब इस दोनों को देखते हुए हमको फॉर्म करना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। ठीक है, हमारा ये पैरेललोग्राम आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच लेंगे और यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच लेंगे, है ना। खींच लिया, आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब इसका दो डायगोनल होगा, एक डायगोनल ये जो टेल टेल से जाएगा, टेल टेल से जाएगा, ये क्या दे देगा, ए प्लस आपका बी दे देगा। और दूसरा डायगोनल ये जो है क्या दे देगा, ये जो डायगोनल है इसका हेड कहाँ पे है, ए के हेड पे है, तो इसीलिए ये ए माइनस बी देगा। याद रखना है, जहाँ पे हेड जाएगा वो माइनस दूसरा, है ना। एक डायगोनल सम, सम कौन सा डायगोनल देगा, टेल टेल से जाने वाला डायगोनल क्या देगा, आपका सम देगा। याद रखना, क्या करना है, टेल से टेल को मिलाना है, बनाना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एक डायगोनल आपका सम होगा, दूसरा डायगोनल डिफरेंस होगा, वेक्टर का घटाव होगा। मतलब एक साथ यहाँ पे दोनों आ जाता है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से, है ना। तो सम कौन होगा, जो टेल टेल से जाएगा, है ना। टेल टेल से जाने वाला आपका क्या होगा, डायगोनल, है ना, सम होगा। और दूसरा डायगोनल आपका डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैसे लिखना है, बी माइनस ए लिखना है कि ए माइनस बी। तो आपने ये डायगोनल बनाया, जहाँ पे एरो गया, है ना, कहाँ पे एरो गया, एरो के ऊपर में, ए वेक्टर के एरो के ऊपर में है, इसीलिए ए माइनस बी। मान लो आप एरो इधर बना देता तो बी के है ना, एरो से, है ना, बी के हेड से इसका हेड आपका मिलता, तो आपका क्या हो जाता, बी माइनस ए वेक्टर। समझ में आया, बातें को नोट करेंगे, है ना। अब देखेंगे, बोलेंगे अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। कैसे, क्योंकि आप इस वेक्टर को उठा करके यहाँ ले आओगे तो बताओ यही ना बी वेक्टर हो गया, है ना। तो ट्रायंगल लॉ से भी ए वेक्टर के सर पे बी वेक्टर का पूंछ सवार हो गया, तो यही ना ए प्लस बी हो गया। तो यहाँ पे कुछ अलग तो हम लोग पढ़े नहीं, सिर्फ इसका, है ना, ये चेंज हो गया, स्टेटमेंट चेंज हो गया कि पैरेललोग्राम बनाना है ना, टेल से टेल को मिलाना है, पैरेललोग्राम बनाना है, दो डायगोनल होता है, एक सम देता है, एक डिफरेंस देता है, और फॉर्मूला वही रहेगा। इसका लेंथ जो आएगा, जो एक बार हमने फॉर्मूला निकाल लिया, है ना, वही फॉर्मूला होगा ना। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, है ना, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, यही होता है। तो बच्चा आप लोग ट्रायंगल लॉ से ही आगे बढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पैरेललोग्राम लगाने का, है ना। करना है आपको ट्रायंगल लॉ से ही भरना है। तो पैरेललोग्राम आप कब लगाओगे, जब एक साथ दोनों की बात आ जाए, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे कि एक साथ दोनों आ जाए, है ना, एडिशन भी और सब्सट्रैक्शन भी, घटाव दोनों आ जाए, दोनों उसमें दिखे, तो फिर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे, इफ ए प्लस बी वेक्टर
ए और बी का सम इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वेक्टर, देन which of the following is correct? Then which of the following is correct? है ना, कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं, है ना। बोल रहा है कि A इज ग्रेटर देन B। A मतलब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, B वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। B बोल रहा है B इज़ ग्रेटर देन A। C बोल रहा है A बराबर B। और D ऑप्शन जो है ये आपका नन है, मतलब कोई नहीं, है ना, कोई ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमने क्या बोला था बच्चा, ध्यान से देखेंगे, क्या हमने बोला था, यदि किसी क्वेश्चन में एक साथ दोनों आ जाए, है ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों, मतलब ऐड और, है ना, सब्सट्रैक्शन, ऐड और डिफरेंस दोनों आ जाए, तो यहाँ पे देख रहे हो a प्लस बी भी है और a माइनस बी भी है ना, मतलब ये a प्लस बी का जोड़ और a माइनस बी का घटाव है, तो दोनों एक साथ है, तो हमको इसको पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से हम लोग सोच लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे कि आपका, मान लेते हैं आपका ये a वेक्टर है, b वेक्टर मान लो कुछ ऐसा है, तो पैरेललोग्राम आपने ऐसे बनाया, ये वेक्टर क्या हो गया आपका a प्लस बी हो गया, और ये वेक्टर क्या हो गया बच्चा a माइनस बी, मतलब a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर, इसे पैरेललोग्राम का क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर से मिलकर बने पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है, और बोल रहा है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो याद रखो बच्चा, जिस पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाए, मतलब जिस पैरेललोग्राम का डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे पे, तो वो आपका पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा, रोम्बस बन जाता है, और रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, क्या बन जाता है, समचतुर्भुज। याद रखो बच्चा, यदि आपका ये डायगोनल 90 डिग्री हो जाए पैरेललोग्राम का, तो यही आपका पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, है ना, रोम्बस बन जाएगा। और रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, मतलब सारा साइड बराबर। तो यदि ये आपका ये पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर ये साइड आपका इस साइड के बराबर हो जाएगा, मतलब ए बराबर बी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे ऑप्शन आपका सी पिक होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। समझ में आया बातें क्लियर हुआ बच्चा? तो चलो फटाफट इसको नोट कर लो बच्चा। दिया हुआ है इफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी बराबर हो जा रहा है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 45 डिग्री, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 30 डिग्री, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 60 डिग्री, डी ऑप्शन में दिया हुआ है 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ये हमको यहाँ पे पिक करना है। तो हमने क्या बोला था बच्चा, हमने क्या बोला था कि यदि एक साथ दोनों वेक्टर का चर्चा हो रहा हो क्वेश्चन में, एडिशन का भी और सब्सट्रैक्शन का भी, तो किससे सोच लेना है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से, है ना। तो ए और बी मिल करके पैरेललोग्राम बना लो बच्चा। ये मान लो आपका ए वेक्टर है ना, ये आपका ए वेक्टर मान लो, ये ए वेक्टर मान लो, और ये कौन सा वेक्टर मान लो, बी वेक्टर मान लो, और पैरेललोग्राम आप बना लो। बना लिया बच्चा। ये आपका ए प्लस बी, और ये वेक्टर क्या हो गया आपका, ए माइनस बी। कह रहा है कि ये दोनों आपस में डायगोनल बराबर है। याद रखना, जिस पैरेललोग्राम का डायगोनल बराबर हो जाए वो रेक्टेंगल बन जाता है। डायगोनल यदि बराबर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। और रेक्टेंगल में क्या होता है
है ना। रेक्टेंगल आप जानते हो कैसा बनता है रेक्टेंगल, ऐसा होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, तो ये कितना एंगल बनाएगा 90, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, है ना। मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। पहला मेथड तो आपने खट से बना लिया। यदि एक साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात हो, पैरेललोग्राम से सोच लेना है। याद रखना है कि यदि पैरेललोग्राम का डायगोनल आपका बराबर हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है ना। जिस पैरेललोग्राम का डायगोनल आपका बराबर हो वो रेक्टेंगल होता है, और जिस पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो रोम्बस बन जाता है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, सारा साइड बराबर, ठीक है। चलिए इसको आप दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड से भी आप लोग इसको बना सकते हैं इसी क्वेश्चन को, है ना। बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूला आप लगा सकते हो, जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला बताए हैं। इसका क्या फॉर्मूला बताए हैं, इसका बताए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा। इधर भी क्या हो जाएगा बच्चा, ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस होता है प्लस में, और है ना डिफरेंस में माइनस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपका ए स्क्वायर प्लस, इससे आपका ये दोनों खत्म हो गया, इसको इधर ले आते हैं तो 4ab इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के लंबा बना, और यदि पैरेललोग्राम से सोचते हो तो एक लाइन में आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चा इसको फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर हम लोग समझते हैं, यूनिट वेक्टर है ना आपका ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, और क्या हो मैग्नीट्यूड 1 हो, एंड हैविंग नो यूनिट, उसका कोई यूनिट नहीं हो। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, उसी तरह से यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट वेक्टर यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम लोग किसको बोलेंगे, एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट एंड हैविंग नो यूनिट, ठीक है। लिखेंगे एनी वेक्टर, है ना। पहला पॉइंट इसका लिखते हैं, यूनिट वेक्टर का पहला पॉइंट, एनी वेक्टर whose magnitude is unit, यूनिट बोले तो 1, and having no unit, है ना, मतलब यूनिटलेस, है ना, दैट इज यूनिट लेस। यूनिटलेस आपका यूनिट नहीं होता है, ए आर नॉन एज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट था। हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। याद रखेंगे यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो एंड उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो याद रखेंगे बच्चा, आप ध्यान देंगे कि किसी चीज़ में यदि आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ फर्क पड़ता है, बोलेंगे नहीं पड़ता है। आप 2 में 1 कर लो, किसी चीज़ में आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आप किसी में मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोई काम का नहीं है, सिर्फ इसके पास क्या होता है डायरेक्शन होता है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इसका स्पेसिफिक क्या है आपका डायरेक्शन है। अलग अलग यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। और आपका डायरेक्शन कितना है, इनफाइनाइट डायरेक्शन है ना। ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ का है ना एक वेक्टर होगा जिसको क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपका कितना होगा, इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर हो सकता है ना। तो पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, और है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आपका है ना
आपका 1 होता है और 1 को किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए यूनिट वेक्टर के पास स्पेसिफिक क्या है, डायरेक्शन है। अलग अलग यूनिट वेक्टर के पास अपना क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन होगा। इसीलिए यूनिट वेक्टर को है ना यूज करते हैं हम लोग क्या चीज के लिए, है ना, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिट वेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट ए डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर is used to represent डायरेक्शन, है ना, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इसका हम लोग क्या चीज के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज ए सिंबल ऑफ डायरेक्शन। चूंकि आपका यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या चीज के लिए यूज करेंगे, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे यूनिट वेक्टर को, है ना। ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर, चूंकि मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ने वाला आपका है नहीं, तो इसके पास क्या बचा, डायरेक्शन। इसीलिए यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या चीज के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज ए सिंबल ऑफ डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इज द सिंबल ऑफ डायरेक्शन, इट इज ए सिंबल ऑफ डायरेक्शन, इट इज ए सिंबल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन ये क्या है, डायरेक्शन का सिंबल है। यूनिट वेक्टर आपका डायरेक्शन का सिंबल है, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर जो है आपका डायरेक्शन का सिंबल हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, और नेम ऑफ डायरेक्शन है, और नेम ऑफ डायरेक्शन है, नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, है ना, सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर, सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होगा, तो मान लो ए कोई यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर में कैप लगा देना है, और पढ़ेंगे क्या, ए कैप। बी कोई यूनिट वेक्टर है, बी के ऊपर में क्या लगा देंगे, कैप। सी कोई यूनिट वेक्टर है, ऊपर में क्या लगा देंगे, कैप। डी कोई यूनिट वेक्टर है, क्या लगा देंगे, आपका कैप लगा देंगे। मान लो एन कोई यूनिट वेक्टर है, कैप लगा देंगे। टीसी कहीं भी आप इस तरह से कैप लगा हुआ आपने पाया, जैसे ए के ऊपर में आपने कैप लगा दिया तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। बी के ऊपर में कैप लगा दिया तो पढ़ने वाला समझ जाएगा बी क्या है आपका, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के ऊपर में कैप लगा होता है, पढ़ते क्या हैं, ए कैप, ए कैप, हम लोग इसको पढ़ेंगे ए कैप। ठीक है, और याद रखना बच्चा, आपका सिर्फ यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, सिर्फ डायरेक्शन आपका बताता है, या ये आपका डायरेक्शन का सिंबल है। ए कैप क्या है, डायरेक्शन है। बी कैप क्या है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन भी बोलेंगे, डायरेक्शन का सिंबल है, या डायरेक्शन का नाम है, या यूनिट वेक्टर है। समझ में आया, यूनिट वेक्टर इसलिए बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और आप इसको किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये क्या है, एक डायरेक्शन है ना। यूनिट वेक्टर क्या है, सिर्फ आपका डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए पांचवा में हम लोग देखते हैं, एनी वेक्टर ए, एनी वेक्टर ए कैन बी रिटन एज। मान लो कोई वेक्टर ए है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है, बच्चा बोलेंगे वेक्टर के पास क्या क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ए वेक्टर के पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए, और इसका डायरेक्शन क्या है, ए कैप है ना। ए कैप को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए बोलेंगे, या यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग ए बोलेंगे, है ना। जहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए क्या है, आपका डायरेक्शन है ना। इसको हम लोग ए कैप को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेयर, है ना। चलिए, है ना, पॉज करके जल्दी से फटाफट इसको लिखिए। तो ऊपर में हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, वेयर, इसी के नीचे इसी पॉइंट में, पांचवा पॉइंट में, वेयर ए कैप जो है, ये क्या है, ए कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर अलोंग, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे,
यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए वेक्टर के अलोंग मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। इसी को और ये भी बोलेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर, ये ए वेक्टर के डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसको और क्या बोलेंगे, सिंबल ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, सिंबल ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन का सिंबल क्या है, ए कैप है ना। और इसको क्या बोलेंगे, नेम ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए कैप। ए कैप के डायरेक्शन का क्या है, ये नाम है ना बच्चे, इसका नाम है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं, है ना, पॉज करके आप लोग लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, तो ए के डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का आप एक वेक्टर ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, ए कैप बोलेंगे। यूनिट लेंथ का आपने ए के डायरेक्शन में ले लिया यूनिट लेंथ का वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए कैप बोलेंगे। और ये है क्या एक्चुअल में, सिर्फ डायरेक्शन है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। याद रखना कि यूनिट वेक्टर को हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, या यूनिट वेक्टर सिर्फ आपका डायरेक्शन का नाम है ना। ए कैप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है आपका, ए कैप, या ए का डायरेक्शन ए कैप है ना, ए का डायरेक्शन ए कैप है। उसी तरह से है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जैसे बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ बी इंटू बी कैप। बी कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ बी। बी कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ बी। डायरेक्शन ऑफ क्या है, ये बी है। बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है आपका, बी कैप है। उसी तरह से सी वेक्टर को लिखना होगा तो मॉडुलस ऑफ सी इंटू सी कैप, है ना। समझ में आया बच्चा। बोलेगा एग्जाम्पल में बोलेगा, एक वेक्टर का नाम लिखने के लिए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड डायरेक्शन इज अलोंग डायरेक्शन इज अलोंग ए वेक्टर। इसका नाम क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट। वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किसका है, डायरेक्शन इज अलोंग ए। ए के अलोंग डायरेक्शन है, तो ए का डायरेक्शन क्या हो गया, ए कैप। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 और डायरेक्शन ए का, तो ए का डायरेक्शन क्या होता है, ए कैप। इस तरह से हम लोग वेक्टर को लिखते हैं। समझ में आया बच्चा। तो फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे बच्चा, है ना। 5वां पॉइंट लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग ए गिवन वेक्टर। किसी वेक्टर के अलोंग आपको बोलेगा यूनिट वेक्टर लिखने के लिए, है ना। तो यदि आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर लेते हो तो उसके पास क्या बच जाएगा, डायरेक्शन, मतलब क्या चीज, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर, है ना। तो इसी बात को लिखेंगे, if a vector is divided by its magnitude, then we get unit vector along that vector। एक्सप्लानेशन देखो, एक्सप्लानेशन हमने बताया था, ए वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए कैप। ए कैप क्या होता था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ए कैप बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, ए कैप बराबर क्या होगा,
ए वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड को आपने डिवाइड कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए के अलोंग यूनिट वेक्टर है। और इसका दूसरा नाम क्या होगा बच्चा, डायरेक्शन ऑफ ए। क्या है ये, ए का डायरेक्शन है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या सिंबल ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए, है ना। तो किसी वेक्टर के अलोंग यदि आपको यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर लो, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है ना, याद रखना बच्चा, ठीक है। चलिए अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए बराबर ए वेक्टर अपॉन ए कैप लिख सकते हैं। बोलेंगे ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना, ये गलत है ना। नॉर्मल अलजेब्रा के हिसाब से तो ये सही है, ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ए मॉडुलस ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए कैप। लेकिन वेक्टर का डिवीजन इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, है ना, याद रखना। दो वेक्टर का डिवीजन, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डिवीजन आपका डिफाइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, डिवीजन डिफाइन नहीं है ना। डिवीजन ऑफ वेक्टर, है ना, विथ वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, आपका डिफाइन नहीं है। तो ये आपका किसका कहानी था, यूनिट वेक्टर का, है ना। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम लोग और देखेंगे यूनिट वेक्टर से, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चा, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।